तारीख थी 25 जुलाई साल 2025। जगह थी उत्तर प्रदेश का चित्रकूट। और यहीं पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दो लोग खड़े हुए हैं। एक पति है, एक पत्नी है। सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो चुका था। केस की सुनवाई हो चुकी थी और तमाम लोग यही सोच रहे थे कि जज साहब की तरफ से इस पूरे केस के अंदर क्या फैसला आने वाला है। और जज साहब जब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से दलीलें सुन लेते हैं तो उसके बाद में जज साहब एक फैसला सुनाते हैं। जज साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने जो पाप किया है, दरअसल तुम लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम लोगों का जो क्राइम है वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। तमाम गवाहों और तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पुरुष व्यक्ति था इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और साथ के साथ ये जो महिला जो जिस जुर्म में खड़ी हुई थी इसको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला आता है, इस फैसले को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था। जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचती है हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिरकार कोर्ट में खड़े हुए वो दो लोग कौन थे जिसमें एक को फांसी और एक को उम्र कैद की सज़ा दी गई, और उन लोगों ने आखिर ऐसा क्या अपराध किया था। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोगों को मैं ये पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आप लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इस नए चैनल को खड़ा करने में हमारी मदद कीजिए और आप लोग इस चैनल को उसी तरीके से प्यार दीजिए जिस तरीके से आप पहले ट्रू क्राइम सफ़र पर दिया करते थे। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। और इसी चित्रकूट के अंदर एक थाना लगता है, राजापुर थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, शिकरीमान गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है अवधेश यादव। उम्र लगभग 36 वर्ष के आसपास है। अवधेश यादव की फैमिली में उनकी पत्नी कुसुम और टोटल उनके 2 बच्चे हैं। बात कर रहा हूँ मैं साल 2016 की। साल 2016 का ये वो वक्त था कि जब अवधेश यादव काम के सिलसिले में गुजरात के भुज जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में जब ये कामकाज करना शुरू करते हैं तो यहीं पर इनकी मुलाकात होती है एक महिला से। इस महिला का नाम होता है लाल मुनि देवी। लाल मुनि देवी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। अवधेश यादव की उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। लाल मुनि देवी के टोटल 4 बच्चे थे। इसमें 3 बेटी और 1 बेटा था। लाल मुनि देवी और अवधेश यादव जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो धीरे धीरे ये जो मुलाकात होती है दोस्ती में तब्दील हो जाती है। इन दोनों के बीच में दोस्ती कुछ इस कदर गहरी हो चुकी थी कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रुक नहीं पाते थे। दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकी में बदलती है और नज़दीकियाँ जो होती हैं प्रेम प्रसंग में बदल जाती हैं। यानी अवधेश यादव और लाल मुनि देवी ये दोनों एक दूसरे से किस हद तक प्यार करने लगे थे ये मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, क्योंकि अवधेश यादव भी ऑलरेडी शादीशुदा, लाल मुनि देवी भी ऑलरेडी शादीशुदा। इसलिए ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, अवधेश और लाल मुनि देवी जब एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर ही लेते हैं, लेकिन जो लाल मुनि देवी के पति होते हैं उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं चलती है। इधर अवधेश और लाल मुनि देवी दोनों एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत कर चुके थे कि अब अवधेश जो होता है लाल मुनि और उसके बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब अवधेश अपने घर पहुंचता है तो अवधेश की जो पहले वाली पत्नी थी कुसुम देवी, जब वो लाल मुनि देवी और उसके बच्चों को अवधेश के साथ देखती है एकदम से भड़क जाती है। भड़कने के बाद में कहती है कि ये तुम क्या करके आए हो। तो अवधेश है सारी बात बताता है। लेकिन यहाँ पर अवधेश की जो पत्नी कुसुम होती है वो कहती है कि इस घर के अंदर मैं या मेरे बच्चे रहेंगे या फिर लाल मुनि देवी या फिर उसके बच्चे रहेंगे। लेकिन जो अवधेश होता है ये अपनी पत्नी कुसुम को समझाते हुए बार बार यही कहता है कि वो दोनों ही लोगों का और दोनों के बच्चों का बहुत ही बेहतर तरीके से ख्याल रखेगा। लेकिन जो कुसुम होती है ये अवधेश और लाल मुनि देवी को इस घर में रुकने के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो अवधेश होता है जैसे तैसे कर उसी घर में रहना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ में जो कुसुम और अवधेश होते हैं यानी दोनों पति पत्नी, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं लाल मुनि देवी को लेके। लेकिन जो कुसुम होती है वो कहती है कि देखो, अगर ये लाल मुनि देवी और इसके बच्चे यहाँ पर रहे तो फिर अच्छा नहीं होगा, और अगर तुमने अपनी चीज़ें नहीं छोड़ी और तुमने कुसुम
और उसके बच्चों के खिलाफ इस लाल मुनि देवी और उसके बच्चों को इस घर में रखा तो फिर मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूंगी। बल्कि मैं तुम्हें कोर्ट में ही नहीं घसीटूंगी, मैं तुम्हें सजा भी दिलवा के रहूंगी। अब अवधेश अपनी पत्नी कुसुम की ये बातें सुनता है तो डर जाता है। उसके बाद में अवधेश अपनी दूसरी पत्नी लाल मुनि देवी के पास पहुंचता है और लाल मुनि देवी के पास पहुंचने के बाद में कहता है कि लाल मुनि देवी, तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बच्चों को लो और अपने पति के पास वापस चली जाओ। लेकिन जो लालमणि देवी होती है वो वापस जाने के लिए इनकार कर देती है। वो अवधेश से कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, अब भला मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर वापस से अपने पति के पास जाऊँ तो क्या वो मुझे अपने घर में वापस से रख लेगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। अब अपनी तमाम ज़िंदगी मैं तुम्हारे ही साथ, तुम्हारे ही इस घर के अंदर गुजारूंगी। जैसे ही अवधेश लालमुनि देवी की ये बातें सुनता है, डर जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि अब उसके साथ में क्या होने वाला है। दरअसल जो अवधेश था ये दोनों ही हाथों में लड्डू लेना चाहता था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन, मुश्किलें कुछ इस तरीके से आ चुकी थी कि अवधेश को अब आगे का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए अवधेश जो होता है अब लालमुनि देवी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। अब लड़ाई झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि आए दिन अब जो अवधेश था, कभी उसका कुसुम के साथ में झगड़ा होता तो कभी लालमुनि देवी के साथ में झगड़ा होता। लेकिन जो लालमुनि देवी थी ये घर जाने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थी। वो बस यही कहती थी कि अब आगे की ज़िंदगी जैसे भी गुजरेगी, मुश्किल में गुजरेगी, कष्ट में गुजरेगी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही साथ गुजरेगी। लेकिन अवधेश को समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। इसलिए अवधेश अपनी पहली वाली पत्नी जो कुसुम होती है उससे बात करता है। कुसुम से कहता है कि मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जो कुसुम होती है ये अवधेश से कहती है कि दरअसल तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बता हुआ है और इसी रास्ते से तुम पार पा सकते हो। दरअसल तुम्हें तुम्हारी जो दूसरी वाली पत्नी लालमुनि देवी है और उसके जो बच्चे हैं, इन्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा और इसी वजह से तुम्हारा जो घर है वो घर वापस से बच सकता है, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अवधेश अपनी पत्नी कुसुम की ये बातें सुनता है तो उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसकी पत्नी ये क्या बोल रही है। वो इस काम को करने के लिए इनकार कर देता है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है और अवधेश जब बार बार सोचता है तो उसको भी यही लगता है कि इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो अपनी पत्नी कुसुम के पास दोबारा से जाता है और कुसुम के पास जाने के बाद में कहता है कि दरअसल हमें इतने सारे लोगों का कत्ल कब और कैसे करना होगा। तो जो कुसुम होती है ये अपने पति अवधेश से कहती है कि अगर हमने इन सबको घर से बाहर ले जाके मारा तो हम पकड़े जाएंगे। बेहतर यही होगा कि इन सब लोगों को घर के अंदर ही मारा जाए और उसके बाद में डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगा दिया जाए। उसके बाद 24 अप्रैल साल 2017 को ये पूरा परिवार शाम का खाना एक साथ खाता है और उसके बाद में सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। जो अवधेश था ये लालमुनि देवी के ही साथ सोने के लिए चला जाता है और उसके सर को अपने सीने पर रखकर रात को लेटते समय उससे मीठी मीठी बातें करता है। थोड़ा समय होने ही वाला होता है, जो लालमुनि देवी थी उसकी आंखों में नींद का नशा होता ही है कि इसी समय कमरे के अंदर एंट्री होती है कुसुम की। कुसुम के हाथ में एक तेज धारदार हथियार था। लालमुनि देवी कुसुम को जब इस रूप में देखती है घबरा जाती है, लेकिन उससे पहले ही लालमुनि का गला और उसके जो हाथ थे ये अवधेश ने दबा दिए थे और इसी बीच में कुसुम जो होती है आगे बढ़ती है और लालमुनि देवी के गर्दन पर उस तेज धारदार हथियार को चला देती है, जिसकी वजह से लालमुनि देवी की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। अवधेश जब ये देखता है कि लालमुनि देवी की मौत हो चुकी है तो उसके बाद में ये अपनी पत्नी कुसुम को लेकर बराबर वाले कमरे में पहुंचता है जहां पर लालमुनि देवी के चारों बच्चे सोए हुए थे। यकीन मानिए दोस्तों, एक लड़की 11 साल और एक लड़की की उम्र लगभग 13 साल और दूसरी वाली लड़की की उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। उसके बाद में जब ये लोग उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो जो अवधेश होता है ये बारी बारी से उन बच्चों के मुंह को दबाता जाता है और जो कुसुम होती है उन सब के गले पर उस तेज धारदार हथियार को चलाती जाती है। इसकी वजह से चारों ही बच्चों की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। अब इस घर के अंदर 5 कत्ल हो चुके थे, यानी लालमुनि देवी और उसके 4 बच्चों का कत्ल। उसके बाद में अवधेश और उसकी पत्नी कुसुम मिलकर इन सारी ही डेड बॉडीज़ को अलग अलग बोरी में पैक करती है और उसके बाद में रात के अंधेरे में ही ये लोग उन बोरियों को लेकर निकलते हैं और गांव के ही बाहर एक तालाब के किनारे फेंक आते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये लोग उन बोरियों को लेकर तालाब के किनारे फेंक के आ रहे थे तो उसी समय गांव का एक व्यक्ति इन लोगों को देखता है। हालांकि ये लोग डेड बॉडीज़ को तालाब के किनारे फेंकने के आने के बाद में घर के अंदर आते हैं
और वहाँ पर जो भी इनका सामान सट्टा था वो सारा सामान समेटते हैं और घर छोड़कर 9-11 हो जाते हैं। उसके बाद में जब अगले दिन सुबह होता है तो गांव के कुछ लोग उस तालाब के नज़दीक पहुंचते हैं। जब तालाब के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन बोरियों को देखते हैं जिनके अंदर से खून रिस रहा था। इस बात की सूचना तुरंत राजापुर थाने में दे दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, उन सारी ही डेड बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेती है और उन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से मुआयना किया जाता है तो वहां पर पुलिस को अवधेश का आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाई पड़ता है। पुलिस अवधेश का आधार कार्ड और पैन कार्ड लेती है और उसके बाद में इस केस के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। कि इसी बीच में वो व्यक्ति भी पुलिस के सामने आता है और पुलिस को बताता है कि साहब, कल रात मैंने अवधेश और उसकी पत्नी कुसुम को ये सारी बोरी यहाँ पर फेंकते हुए देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन बोरी के अंदर डेड बॉडीज़ हैं। हालांकि पुलिस उन डेड बॉडीज़ के बारे में जब घर वालों से पूछताछ करती है, गांव वालों से पूछताछ करती है, तो गांव वाले यही बताते हैं कि साहब, इस महिला का नाम लालमुनी देवी था और इसके टोटल 4 बच्चे थे जो कुछ महीने पहले इसी अवधेश के साथ गुजरात से चलकर उसके घर आई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग था। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस की जो टीम होती है अवधेश के घर पे पहुंचती है, लेकिन वहां पर जाकर पुलिस को पता चलता है कि अवधेश और उसकी पत्नी कुसुम और उसके बच्चे मौके वाली जगह से फरार हो चुके हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की टीमें छानबीन शुरू करती हैं और आखिरकार अवधेश और उसकी पत्नी कुसुम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों भी बिना किसी दबाव के अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद में इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे केस की सुनवाई तकरीबन 8 सालों तक चलती रहती है और उसके बाद में 25 जुलाई साल 2025 को फाइनली इस केस के अंदर फैसला आता है और जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों ने घोर क्राइम किया है। एक महिला की तो हत्या की ही की है, साथ के साथ उसके 4 बच्चों को भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। ये जो महिला होती है इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ के साथ इसका जो पति होता है उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और साथ के साथ इन लोगों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। अभी इन लोगों को जेल भेज दिया गया है, जहां से ये लोग अपनी आखिरी सांसों तक इंतज़ार करेंगे उसी जेल के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद में एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक महिला जो अपने बच्चों को लेकर किसी के ऊपर भरोसा कर उसके साथ आती है और वही व्यक्ति घर आकर अपना सारी नीयत, अपनी सारी चीज़ें बदल देता है और अपनी पहली वाली पत्नी के साथ मिलकर अपनी जो नई वाली पत्नी होती है उसकी हत्या कर देता है और साथ के साथ उसके 4 बच्चों की भी हत्या कर देता है। तो किसी भी तरीके का कदम उठाने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर लालमुनी देवी ने भी गलती की कि उसने अपने पति को छोड़ा और अपने बच्चों को लेकर एक ऐसे शख्स के साथ आ गई जिसे वो ज़्यादा जानती भी नहीं थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।